नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्यूज 29 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, आप लोग पोस्ट करके पढ़िएगा, फिर हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, with respect to the recently launched nationally determined contributions transport initiative for Asia NDCTIA by Niti Aayog, which of these statements are correct? Question number 2, with respect to the Atal Pension Yojana, which of these statements are correct? Question number 3, which of the following Indian state is to set up its first international women trade center in terms of the United Nations Sustainable Development Goals? Question number 4, with respect to the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY, which completed its 6 years recently, which of these statements are correct? Question number 5, which country's prime minister resigned recently for health reasons? Question number 6, which of these natural predators was sent to Lakshadweep from Kerala to control the damage caused by rats to the coconut plantations? Question number 7, with respect to the ease of doing business index released by the World Bank, which of the following statements are correct? Question number 8, in which of the Indian states the following hills / national parks located? Question number 9, according to the Constitution of India, agriculture, including agricultural education and research, is under which list? Question number 10, which Indian state passed a resolution against the central government's agriculture related ordinances recently? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या है और देखेंगे आप लोग कितने। क्वेश्चन नंबर 1, with respect to the recently launched nationally determined contributions transport initiative for Asia NDCTAA by Niti Aayog, which of these statements are correct? Answer is option B 1 and 2 only. Statement 3 गलत है। The project is exclusively planned for India, ये गलत है। Why न्यूज में इसलिए था कि नीति आयोग ने NDCTAA को लॉन्च किया है। अब NDCTAA क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया NDCTAA। देखो ये इनिशिएटिव क्यों है? इट वॉज लॉन्च टू डीकार्बनाइज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट ऑन ग्रीन गैस एमिशन रिडक्शन मेजर्स। बेसिकली ग्रीन गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है, ये इसका सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। तो ग्रीन गैस एमिशंस कहाँ से होता है? एक तो व्हीकल का एक्सोस्ट से होता है, इंडस्ट्री एक्सोस्ट से होता है। तो इसमें ये लोग कॉन्सेंट्रेट किस में करेगा? ट्रांसपोर्ट को। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट से कार्बन एमिशंस होता है, यही इनका मेन कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब ग्रीन गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जो भी गैसेस है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह होता है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है, राइट। अब इसकी एमिशन को रिड्यूस करना, राइट। द इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो जर्मन मिनिस्ट्री का एक प्लान है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये इसको सपोर्ट करेगा। द NDCTAA टीम इज टू क्लोजली वर्क विद government agencies, researchers, local decision makers, think tanks, industry experts and civil society organizations। देखो ये सब एजेंसी के साथ ये काम करेगा, तभी ये अच्छा से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, मतलब सभी से राय लेगा, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द program is to support and regulate policies to promote electric vehicle charging infrastructure and smooth wide scale adoption of electric vehicles in India। देखो कार्बन एमिशन अगर ट्रांसपोर्ट के एक्सोस्ट से जो कार्बन एमिशन होता है उससे अगर कम करना है तो सबसे अच्छी तरीका क्या है? सीधा पेट्रोल एंड डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो इलेक्ट्रिक इंजन को या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा प्रमोट करने से ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का कम कर सकता है। अब देखो ऑल्सो द प्रोग्राम विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रिकमेंडेशन। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के लिए पॉलिसी है, उसको भी रिकमेंड करेगा। द प्रोजेक्ट विल इंक्लूड 3 कंट्रीज, ये हमारा क्वेश्चन में था, इंडिया, चाइना एंड वियतनाम फॉर ए पीरियड ऑफ 2020-24। अब इसमें इंडिया है, चाइना है, वियतनाम है, राइट। It will provide a consistent strategy for effective policies for decarbonizing transport, right? अब देखते हैं मेजर पोल्यूशन इश्यूज इन इंडिया क्या क्या है। इंडिया में पोल्यूशन इश्यूज क्या क्या है, ये भी जानना जरूरी है। अब देखो एक तो है स्टबल बर्निंग एंड दूसरा है व्हीकुलर एमिशन। अब स्टबल बर्निंग क्या है? दिस इज मेनली इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। देखो पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में स्टबल बर्निंग ज्यादा है। स्टबल बर्निंग का मतलब ये होता है जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, पैडी, व्हीट, ग्रेन्स, ये सब होता है ना, उसके जो वेस्ट बनता है, मतलब ये हार्वेस्ट के बाद वेस्ट तो होगा ही, ये इसको जलाते हैं
तो जलाते वक्त जो गैस निकलता है, ठीक है, ये भी एक पोल्यूशन पार्ट है, एक पोल्यूटेंट है ये भी। तो ये जो बर्न करते हैं इसको स्टबल बर्निंग बोलते हैं, राइट। दूसरा वेहिकुलर एमिशन, इट कंट्रीब्यूट्स टू 40% ऑफ टोटल पोल्यूशन इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, उसमें 40% वेहिकुलर एमिशन से, वेहिकल से जो एक्सोस्ट से जो गैस निकलता है, पॉइजनस गैसेस निकलता है। The Center for Science and Environment reports that air pollution kills 8.5 out of 10,000 children before they turn 5। देखो एक रिपोर्ट है सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट का, 8.5 10,000 में से 8.5 बच्चे 5 साल से पहले मरते हैं इसी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। अराउंड 6,73,100 डेथ्स आर ड्यू टू एक्सपोजर टू पर्टिकुलेट मैटर। और भी रिपोर्ट में और एक पॉइंट है, 6,73,100 पर्टिकुलर मैटर की वजह से। अब देखो पर्टिकुलर मैटर क्या है ये भी लिखा हूं। पर्टिकुलर मैटर इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकल पोल्यूशन ऑफ पीएम, इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। देखो दोस्तों, हर दिन न्यूज़पेपर में आता है एयर में पीएम पार्टिकुलेट मैटर का कंपोजिशन क्या है। ये क्या है, इसमें बताएगा कि एक एक कंपोनेंट ब्रेक डाउन करके एक एक कंपोनेंट कितना कितना है, जैसे सल्फर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब कितना कितना है बताएगा। और पार्टिकल पोल्यूशन इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एसिड्स सच एज नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेटल्स, सोइल और डस्ट पार्टिकल्स। देखो पार्टिकल मैटर में, पार्टिकल पोल्यूशन में जो पार्ट करेगा तो ये सब आएगा इसमें, राइट। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली लिंक टू देयर पोटेंशियल फॉर कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखो पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा उतना हमें हेल्थ प्रॉब्लम होगा। Particles that are 10 micrometers in diameter or smaller because those are the particles that generally pass through throat and nose and enter the lungs। देखो जो 10 माइक्रोमीटर से नीचे जो होता है पार्टिकल्स जो होते हैं ये सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जा सकता है, मतलब थ्रोट से, नोज से अंदर जा सकता है और लंग्स तक पहुंच सकता है, ठीक है। ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत बड़ा आजार है। Once inhaled, these particles can affect the heart and lungs and can cause serious health effects, right? Question number 2, with respect to the Atal Pension Yojana, which of these statements are correct? Our answer is option A 1 only। statement 2 and statement 3 गलत है, देखते हैं। PFRDA का मतलब होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अराउंड 2 मिलियन ऑफ फॉर अटल पेंशन योजना। तो ये न्यूज था इसलिए मैं सबसे पहला सेंटेंस डाला। आप देखते हैं, The Pension Fund Regulatory and Development Authority announced that around 2 million people subscribed for Atal Pension Yojana between April 2020 and August 2020. It has brought the base of government-backed pension scheme to 21 million. देखो न्यूज में इसलिए आया था कि अप्रैल 2020 और अगस्त 2020 के बीच में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स और ऐड हो गए अटल पेंशन योजना में। तो इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। It has brought the base of government-backed pension scheme to 21 million। तो टोटल कितना हो गया? 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया। The government of India has introduced a pension scheme called Atal Pension Yojana (APY) with effect from 1st June 2015। तो 1st June 2015 से था। Pursuant to the announcement in the budget for 2015-16 on creating an universal social security system for all Indians, especially the poor, the underprivileged and workers in the unorganized sector। देखो गरीब लोगों के लिए और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज नहीं है सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं उनको, तो ये सब सेक्टर में जो काम कर रहे हैं इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटल पेंशन योजना स्टार्ट किया था 1 जून 2015 से। APY इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय PFRDA, ये तो बता दिया मैंने, अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। ये सिस्टम का नाम क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। अब APY is a voluntary periodic contribution based pension system under which the subscriber would receive the following benefits। देखो अभी APY में मेजर पॉइंट्स क्या है? क्या है ये APY? Central government guaranteed minimum pension amount. Each subscriber under APY shall receive a central government guaranteed minimum pension of ₹1000 per month। देखो 1000 पर मंथ मिलेगा जब कब? 60 ईयर्स होने के बाद। पर ये कैसे मिलेगा? आप लोग जैसे डिपॉजिट करोगे उसके हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हो आपको कितना चाहिए 60 ईयर्स के बाद, इसके हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो ये है, इसका मिनिमम क्या है? 1000 है। तो क्वेश्चन में 500 लिखा था तो ये गलत हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट टू द स्पाउस आफ्टर द सब्सक्राइबर्स डिमेज, स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट एज दैट ऑफ द सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ स्पाउस। अगर सब्सक्राइबर, जिसने सब्सक्राइब किया, जिसने कंट्रीब्यूशन किया था 60 ईयर्स के बाद मुझे पेंशन चाहिए,
1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, 5000 है, तो ठीक है, तो अगर ये इनका डेथ हो गया तो इनकी स्पाउस को ये मिलेगा, राइट। रिटर्न ऑफ द पेंशन वेल्थ टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर, अगर आफ्टर द डिमेज ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, अगर जो सब्सक्राइबर है उनके स्पाउस है, दोनों की डेथ हो गया, तो क्या होगा, नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेंशन वेल्थ एज एक्यूमुलेटेड टिल एज 60 ऑफ द सब्सक्राइबर। देखो, अगर सब्सक्राइबर और उनके स्पाउस की डेथ हो गया तो जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो जो नॉमिनी रखा है उनको मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो मिल जाएगा। तो ये है अटल पेंशन योजना के बारे में। हमारा क्वेश्चन और एक बार देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा था, ईच सब्सक्राइबर अंडर एपीवाई शैल रिसीव ए सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मिनिमम पेंशन ऑफ 500, ये गलत है क्योंकि 1000 है। आफ्टर द सब्सक्राइबर्स डिमाइज द पेंशन स्कीम सीज टू एक्सिस्ट, ये भी गलत है, मैंने बता दिया, अगर सब्सक्राइबर की डिमेज हो गया तो स्पाउस को मिलेगा, दोनों की डिमेज हो गया तो नॉमिनी को पूरे पैसे जो इकट्ठा हुआ वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following Indian state issue set up its first international women trade center in terms of the United Nations Sustainable Development Goals? तो आंसर इज केरला। India's first international women trade center to be set up in Kerala, ये न्यूज आया था। Kerala is to set up its first international women trade center in terms of the United Nations Sustainable Development Goals। देखो, United Nations का Sustainable Development Goals निकला था, उसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात किया गया था, तो केरला इसको अभी इंप्लीमेंट कर रहा है। केरला सबसे पहला स्टेट होगा जो एक इंटरनेशनल वीमेन ट्रेड सेंटर सेटअप करेगा। द सेंटर, अब सेंटर क्या क्या करेगा, इट विल एक्सेलरेट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, इट विल प्रोवाइड ए सेफ प्लेस अवे फ्रॉम होम टू स्टार्ट ए बिजनेस, एक्सपैंड एंड गेट देयर प्रोडक्ट्स मार्केटेड ग्लोबली, घर से दूर जगह दिया जाएगा बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए और प्रोडक्ट्स को ग्लोबली मार्केट करने के लिए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। The Women Trade Center will enable women entrepreneurs to participate in international trade. International trade fairs होंगे, उसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा। कॉम्पिटिटिवनेस तो एनहांस होना ही है, ठीक है, एंड एंजॉय ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इंश्योर करेगा। द इंटरनेशनल वीमेन ट्रेड सेंटर विल डेडिकेट स्पेस टू वीमेन टू प्रमोट आर्ट्स एंड कल्चरल फॉर्म्स सच एज म्यूजिक, डांस, थिएटर फॉर वीमेन। तो जिनके भी टैलेंट है, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, ये सब के लिए भी स्पेस दिया जाएगा। द बिल्डिंग विल होल्ड ए प्ले स्कूल एंड टेक केयर सेंटर फॉर चिल्ड्रन। देखो, अगर वीमेन के लिए आप ऐसे बन रहे हैं तो इसके लिए बच्चों के लिए भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो बच्चों के लिए प्ले स्कूल रेडी करेगा और डे केयर सेंटर होगा जो छोटे बच्चों के लिए। इस सेंटर में द सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द ग्रीन पार्क इनिशिएटिव ऑफ केरला। केरला गवर्नमेंट का एक ग्रीन पार्क इनिशिएटिव था, इसके अंडर यह बनाया गया है सेंटर। The Green Park Initiative was established in 2013 by the state government of Kerala. It focuses on gender equality and empowerment in the state. Gender equality और empowerment in the state, ठीक है। It is a platform for research, policy analysis, capacity development, social and economic initiative. तो research के लिए, policy के analysis करने के लिए, development के लिए, social and economic initiatives के लिए एक platform जैसा होगा ये जो Women Trade Center बनाएगा। Question number 4. With respect to the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), which completed its 6th year recently, which of the statements are correct? So again, one only is the answer. Statement 2 and statement 3 गलत है। देखते हैं। देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना is a national mission for financial inclusion to ensure access to financial services, namely a basic savings and deposit accounts, remittance, credit, insurance, pension, in an affordable manner. Under the scheme, a basic savings bank deposit account can be opened in any bank branch or business correspondent bank mitra outlet by persons not having any other account। देखो, जन धन अकाउंट्स आपने सुना ही होगा, एक प्रधानमंत्री जन धन योजना एक नेशनल मिशन है। देखो, जितने भी लोग हैं उन सबके लिए गवर्नमेंट का जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसे लिंक करने के लिए लोगों के पास बैंक अकाउंट तो चाहिए, तो बैंक अकाउंट बनाने का एक पॉलिसी था ये, ठीक है। इसमें क्या है, अंडर दिस स्कीम बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट एक बना सकता है, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। अब इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। वन बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर अनबैंक्ड पर्सन, जिनके पास कोई अकाउंट नहीं है कोई बैंक में, तो एक बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट बनाएगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस इन पीएमजेडीवाई, ये हमारा क्वेश्चन में था, तो मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट इज एंड ऑन डिपॉजिट इन पीएमजेडीवाई अकाउंट्स। पीएमजेडीवाई में अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। रुपए डेबिट कार्ड इज प्रोवाइड, एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगा रुपए का। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी है, राइट, और लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30,000 टू एलिजिबल पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर्स ओपन देयर अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम
देखो 15 अगस्त 2014 और 31 जनवरी 2015 के बीच में फर्स्ट टाइम पहला जो ओपन किया था, पहली बार जो ओपन किया था, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर भी था। एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर इज अवेलेबल। ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं 10,000 तक का, ठीक है। पीएमजेडीवाई अकाउंट्स आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर। डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर तो आपको पता ही है, डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देखो बेसिकली ये सब जितने भी योजना है, जितने भी स्कीम्स हैं, अगर पैसे ट्रांसफर होने की बात हो रही है, ये सब के लिए ये पीएमजेडीवाई अकाउंट एलिजिबल रहेगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पैसे। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिसाइन रिसेंटली फॉर हेल्थ रीजंस। ये तो सुबह हर्षित सर ने भी कवर किया था ये न्यूज। आंसर इज जापान। प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर, तो जापान का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर है प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, announced his resignation because of poor health on Friday, ending a stint at the helm of world's third biggest economy in which he sought to revive growth and bolster its defenses। मतलब शिंजो अबे का एबेनोमिक्स करके एक टर्म भी यूज करते हैं, जो इन्होंने जो पॉलिसीज लाया था इनको एबेनोमिक्स बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो इन्होंने अभी हेल्थ प्रॉब्लम हो गया तो रिजाइन कर लिया है। इन्होंने बोला, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल स्टेप डाउन एज प्राइम मिनिस्टर विद द बिलीव दैट आई कैन नॉट कंटिन्यू बीइंग प्राइम मिनिस्टर इफ आई डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन कैरी आउट द जॉब एंट्रस्टेड टू बी मी बाय द पीपल। मतलब काम कर ही नहीं सकता क्योंकि उनका हेल्थ उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। इट वॉज अ सेकंड टाइम, पहले भी इन्होंने ऐसे रिसाइन किया था पुअर हेल्थ की वजह से 2007 में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज नेचुरल प्रेडेटर्स वर सेंट टू लक्षद्वीप फ्रॉम केरला टू कंट्रोल द डैमेज कॉज्ड बाय रैट्स टू द कोकोनट प्लांटेशंस। द आंसर इज बैन आउल्स। दिस इज बैन आउल। So, Lakshadweep administration had embarked on the pilot project on biological control of rodents or rats by using ban owls in Kavaratti Island। देखो कवरत्ती लक्षद्वीप का कैपिटल है और लक्षद्वीप में क्या है, कोकोनट प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि लक्षद्वीप एक आइलैंड यूनियन टेरिटरी है। वैसे भी आइलैंड्स में कोकोनट प्लांटेशंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, राइट। वैसे केरला में ज़्यादा मिलेगा आपको क्योंकि कोस्टल एरिया, वैसे कोस्टल एरियाज में कोकोनट प्लांटेशंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। वैसे इंडोनेशिया इज द कंट्री विच इज हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट्स, ये भी मैं बता देता हूँ। अब क्या हुआ था, लक्षद्वीप में जो कोकोनट प्लांटेशन है ये ऐसा है पास में प्लान किया हुआ है। मेरा मतलब है इनके जो ऊपर वाले एरिया है, कोकोनट ट्री का ऊपर वाले जो पत्ते हैं एक दूसरे में टच होता है। अब ये रोडेंट्स जो है, रैट्स छुए जो है, ये एक में चढ़ता है और ऊपर से इनका पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक से दूसरे पेड़ में, फिर तीसरे पेड़ में, ऐसे। तो इन्होंने, इनका पॉपुलेशन भी बढ़ गया रैट्स का, और उधर पूरा जितने भी कोकोनट है उसको काट के खराब कर रहा है। और लक्षद्वीप वाला जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इनके मेजर ऑक्यूपेशन ये कोकोनट से है, तो ये खराब करने से इनके इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया, एक प्रोजेक्ट ही निकाल दिया, इनको बायोलॉजिकली कंट्रोल करना है क्योंकि लक्षद्वीप का यही खासियत है, वो लोग कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, वो बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करते हैं, बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं सबको। अब देखो 2019 में इन्होंने केरला से 3 पेयर्स ऑफ बैनोल्स को शिप किया था, वो भी कहां से, तिरुवनंतपुरम जू से। केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम से 3 पेयर बैनोल को इन्होंने शिप किया था। अब 3 पेयर मतलब 6 हो गया, तो 6 उधर आके अच्छा काम किया, रोडेंट से उनको खा के, ठीक है, ये प्रेडेटर है, ये चूहे खाते हैं, तो इसको खा के ये बहुत हेल्प किया था लक्षद्वीप वालों को। अब लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से स्टडी किया, एक्सटेंट ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर से बोला केरला गवर्नमेंट को अब फिर से भेज दो, ठीक है। अब इनको इधर लेके आएंगे और इनको ये जो रोडेंट्स है इनको खत्म करने के लिए ये बैनर्स को फिर से यूज करेगा, तो इसलिए न्यूज में। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेस्पेक्ट टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। नो अफ्रीकन कंट्रीज आर द टॉप 50 रैंक्स, गलत है, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज भी है। देखते हैं न्यूज में क्यों था। देखो न्यूज में आज यही आया था, इंडियाज बिजनेस क्लाइमेट हैज बीन कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत, उन्होंने बोला है कि इंडियाज बिजनेस क्लाइमेट इंप्रूव हो रहा है। उन्होंने ये भी बोला था, इधर लिखा नहीं है, कि इंडिया का पोजीशन जो वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 13 प्लेसेस अप हुआ करके, राइट। अब देखते हैं, economies are ranked on their ease of doing business from 1 to 190. High ease of doing business ranking means the regulatory environment is more conducive to the starting and operation of a local firm. देखो
वर्ल्ड बैंक रैंकिंग देता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर। अब देखो रैंकिंग अच्छा है, इसका मतलब यह है कोई भी एक स्टार्टअप है, कोई एक कंपनी जाके उधर एक बिजनेस खोलने में उधर के जो रेगुलेशन है, उधर के रूल्स है, इनको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा वर्ल्ड बैंक एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स निकालता है। अब इकोनॉमिक्स विद मोस्ट नोटेबल इंप्रूवमेंट इन डूइंग बिजनेस 2020, देखो अब लेटेस्ट जो लिस्ट निकला तो उन्होंने यही बोला है इकोनॉमिक्स विद मोस्ट नोटेबल इंप्रूवमेंट, जो अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया, मतलब कोई स्टार्टअप खोलने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा इंप्रूवमेंट कौन कौन सा कंट्री ने दिखाया? सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चाइना, इंडिया एंड नाइजीरिया। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। इंडिया इज वन ऑफ द इकोनॉमीज विद द मोस्ट नोटेबल इंप्रूवमेंट्स इन डूइंग बिजनेस 2020, राइट। अब देखो इंडिया का पोजीशन मैंने बता दिया 63rd है। इकोनॉमीज इन सब सहारन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन कंटिन्यू टू लैग। अब देखो प्रॉब्लम, वर्ल्ड बैंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स निकालता है उसमें सबसे नीचे कौन कौन सा कंट्रीज आता है? सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब सहारा डेजर्ट के आसपास जितने कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कैरिबियन मतलब वेस्ट इंडीज हो गया, ठीक है, हमारा वेस्ट इंडीज मतलब जमैका, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, ये सब कंट्रीज हो गया। एंड लैटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, कोलंबिया, चिली, ब्राजील, ये सब। Only 2 sub-Saharan Africa, Rwanda and Mauritius economies rank in the top 50 on ease of doing business। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट स्टेटमेंट है ये भी गलत है। अफ्रीकन कंट्रीज आर द टॉप 50 रैंक्स, नो अफ्रीकन कंट्रीज लिखा है कौन कौन सा है? रवांडा एंड मॉरिशियस। नो लैटिन अमेरिकन इकोनॉमीज रैंक इन द ग्रुप, लैटिन अमेरिकन कोई पहले 50 में नहीं है। अब रैंकिंग थोड़ा बताता हूं मैं, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट था इंडियाज रैंकिंग इज बेटर देन अरब कंट्रीज लाइक कुवैत, कतर एंड ओमान। वैसे इंडिया का रैंक अच्छा है, ओमान का 68 है, कतर का 77 है और कुवैत का 83 है और इंडिया का 63 है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स द फॉलोइंग हिल्स स्ट्रोक नेशनल पार्क्स लोकेटेड? सो द आंसर इज ऑप्शन बी केरला, इरविकुलम नेशनल पार्क, कन्नन देवन हिल्स, राजमला हिल्स। देखो दोस्तों ये तीनों हिल्स, ये प्लेसेस न्यूज़ में आजकल आ रहा है क्योंकि लास्ट ये जो मानसून हुआ था इसमें काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुआ था इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, तो ये सब न्यूज़ में था ये सब जगह। और आज भी हिंदू के एडिटोरियल में भी है इसके बारे में। देखते हैं कन्नन देवन हिल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। कन्नन देवन हिल्स वैसे हिस्ट्री बताने से बहुत बताना पड़ेगा, ब्रीफली बताता हूँ। कन्नन देवन हिल्स इज ए विलेज इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। द विलेज ऑफ कन्नन देवन हिल्स, वो विलेज का नाम ही कन्नन देवन हिल्स है, इज इन देवीकुलम तालुक इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, राइट। वाज गिवन ऑन लीज 1877 में। पूंजार तंबुरान एक राजा थे इधर का, उन्होंने जॉन डैनियल मुनरो ऑफ लंदन को ये जगह, ये जो हिल्स है, टी प्लांटेशंस लगाने के लिए लीज में दिया था। अब टी प्लांटेशंस क्या आपको पता ही होगा, आसाम में है बहुत ज्यादा, केरला में जो हाई रेंज एरियाज में टी का कल्टीवेशन होता है, ठीक है, पूरे हिल्स में टी के पेड़ लगा देते हैं। अब लैंड्स एंड प्लांटेशंस फिर लेटर रिज्यूम्ड बाय, जब ब्रिटिशर्स चले गए इसके बाद 1971 में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने कन्नन देवन हिल्स को रिसेप्शन ऑफ लैंड्स एक्ट में वापस ले लिया था, अब गवर्नमेंट के पास में है, राइट। तो यह है कन्नन देवन हिल्स के बारे में। अब दूसरा है इरविकुलम नेशनल पार्क, इसे 97 किलोमीटर स्क्वायर नेशनल पार्क लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इन इंडिया। देखो इरविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सारे नेशनल पार्क के नाम और कहाँ है जाना बहुत जरूरी है, एग्जाम से अक्सर पूछा जाता है। तो इरविकुलम नेशनल पार्क केरला में, इतना ही जानिए, वेस्टर्न घाट्स में है। राजमला इज अमंग द फाइनेस्ट हिल स्टेशन इन इडुक्की, लोकेटेड अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम मूनार। देखो मूनार एक हाई रेंज एरिया है केरला में, बहुत ही सुंदर जगह है। उधर का स्पेशलिटी क्या है, ये राजमला का ये है नीलगिरी तार। नीलगिरी तार इधर के नेचुरल हैबिटेट है, आपको राजमला हिल्स में ये नीलगिरी तार मिलेगा। तो ये तीनों प्लेस के बारे में यही है, ब्रीफली बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च इज अंडर विच लिस्ट? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर इज स्टेट लिस्ट। Agriculture including agriculture educational research is a state subject, that is, it forms a part of the state list of our constitution, which essentially means that states are supposed to address all the issues related to agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एक्शंस लेना है, ठीक है, कुछ भी इश्यूज को एड्रेस करना है, ये सब स्टेट का काम है, यूनियन का काम नहीं है। तो ये स्टेट लिस्ट में है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसके बारे में, over the years agriculture being a state subject has been viewed as a roadblock for implementation of reforms। देखो गवर्नमेंट जितने भी रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहा है, ये स्टेट लीड होने की वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स है इसमें। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है
ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। देखो, एग्रीकल्चर बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट हैज बीन व्यूड एज ए रोड ब्लॉक फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन दैट। तो इन सम सेंस इट इज ट्रू। फॉर इंस्टेंस, द रिसेंटली अनाउंस्ड प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी पीएम आशा, कल मैंने इसके बारे में बताया था, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, डिड नॉट सी मच प्रोग्रेस। क्या था रीजन? इम्प्लीमेंटेशन एंड स्कीम सिलेक्शन वाज ऑप्शनल फॉर स्टेट। स्टेट के पास ऑप्शंस था, करना है नहीं करना है, कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, ये सब। अब प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान क्या है? इज एम टुवर्ड्स एंश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो रेम्यूनरेटिव प्राइस है, वो प्रोवाइड करना इस स्कीम से इंप्लीमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 10, which Indian state passed a resolution against the central government's agriculture related ordinances recently? So the answer is Punjab. इस न्यूज के बारे में सुबह हर्षित सर ने आपको करंट अफेयर्स वाले वीडियो में समझाया था। ये पूरा जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्डिनेंसेस है, इनके बारे में एक अलग सा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आपको शॉर्टली। आप इसके ब्रीफ देखते हैं। ट्रंकेटेड सेशन ऑफ द हाउस आल्सो पास 7 bills during a specially convened one day session there. Here, the Chief Minister Amarinder Singh, while tabling the resolution, said the Assembly was concerned about the apprehensions and anguish caused by the 3 ordinances and the electricity bill. देखो, 3 ऑर्डिनेंस तो निकाल दिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है। सीएम ने बोला, पर्टिकुलरली पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो उन्होंने ये बोला ये फार्मर्स के अगेंस्ट है। दे वे आर नॉट ओनली अगेंस्ट इंटरेस्ट बट वे आर ऑल्सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, संविधान के भी अगेंस्ट है बोल दिया, और फार्मर्स के इंटरेस्ट से भी अगेंस्ट है ये भी बोला। जितने भी ये ऑर्डिनेंस आए और एक प्रपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ये भी ये लोग मान नहीं रहा है। एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्रेसेस एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स। ये सीएम ने बोल दिया, वैसे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने पिछले क्वेश्चन भी इसी के बारे में पूछा था। एंट्री 14 लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 है। उसमें लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है, और लिस्ट 3 क्या है? कंकरेंट लिस्ट है। तो उसमें लिस्ट 2 में जो स्टेट लिस्ट में 14th एंट्री एग्रीकल्चर है, राइट। तो ये सीएम ने बोला, और ये जो ऑर्डिनेंसेस है, दीज आर डायरेक्ट एंक्रोचमेंट अपॉन द फंक्शंस ऑफ स्टेट्स के फंक्शंस को एंक्रोच कर रहा है, और अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो सेंटर को मेंटेन करना चाहिए, मतलब सारे स्टेट्स को उनके भी इंटरेस्ट को देके जो रूल करना चाहिए, गवर्न करना चाहिए, इसके अगेंस्ट है। और ये डिस्ट्रस्ट प्रमोट करेगा और अच्छा कोई प्रमोट नहीं करेगा, इससे अच्छा नहीं होगा, ये बोल दिया सीएम ने। तो दोस्तों, हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आज इधर खत्म हो रहा है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो और क्वेश्चंस अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे शॉर्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।